हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया के स्मरणीय तथ्य वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आज है भारत के पड़ोसी देश एवं संबंधित राज्यों के साथ लगी सबसे लंबी सीमा। तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और चीन के साथ सर्वाधिक किस राज्य के सीमा लगता है? तो ये लगता है अरुणाचल प्रदेश का। पाकिस्तान के साथ सबसे अधिक लगता है किस राज्य की सीमा? तो राजस्थान का। और नेपाल के साथ सबसे अधिक किस राज्य की सीमा लगता है? तो बिहार का। वही म्यांमार के साथ कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। म्यांमार के साथ कहेगा तो सबसे अधिक साझा करता है अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ कहेगा तो असम। पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे अधिक लगा है बांग्लादेश के साथ, अरुणाचल प्रदेश के सबसे अधिक लगा है चीन के साथ, और राजस्थान के सबसे अधिक लगा है पाकिस्तान के साथ। और यहाँ बिहार होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा। बिहार से सबसे अधिक साझा करता है नेपाल के साथ। और वही अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो म्यांमार के साथ। और भूटान से लगी सबसे अधिक सीमा हो जाएगा असम। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें है भारत के साथ पड़ोसी देशों की सीमा लंबाई एवं पड़ोसी देशों के साथ लगी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखेंगे, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के साथ भारत के सर्वाधिक मात्रा में स्थलीय मतलब सबसे अधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगा है? तो बांग्लादेश के साथ कितना है? तो 4096 किलोमीटर है। और बांग्लादेश के साथ कितने राज्य, बांग्लादेश के साथ कहेगा कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है? तो ये हो जाएगा 5। और ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय हो जाएगा। इसका ट्रिक है पमी का एटीएम। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय हो जाएगा। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सटे हैं? तो ये हो जाएगा 5। और ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ट्रिक है जम्मू का सिपाही हिमाचल में उतरा। पाकिस्तान के साथ कितने लगते हैं? तो अब 5 हो गए हैं, पहले 4 था। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा नेपाल के साथ कितने राज्य साझा करते हैं? तो नेपाल के साथ भी 5 करते हैं। नेपाल के साथ 5 राज्य साझा करते हैं। म्यांमार के साथ कहेगा तो कितने भारतीय राज्य लगे हैं? तो 4 है। ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। अरुण ममी इसका ट्रिक है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम, ये 4 भारतीय राज्य जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। भूटान के साथ कहेगा कितने भारतीय राज्य लगे हुए हैं? तो ये तो हो जाएगा 4। और इस जगह सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल। अफगानिस्तान के साथ मात्र एक लगा है। और सबसे अधिक भारतीय जो स्थल सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, ये है 4096 किलोमीटर। और सबसे कम कहेगा तो अफगानिस्तान के साथ लगा है 106 किलोमीटर। आगे देखेंगे, भारत स्थित है, तो भारत स्थित है उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से जो भारत का स्थान है विश्व में 7वां है। इससे बड़ा 6 देश जो है ये हो जाएगा रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। रूस हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, चीन हो जाएगा और हो जाएगा ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश है जो कि भारत से बड़ी है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42% है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? यानी भारत के जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। और भारत का पूर्व से पश्चिम के विस्तार यानी कि लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर है। वही भारत के हो जाएगा उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर। बिहार के उत्तर से दक्षिण लंबाई कहेगा तो 345 किलोमीटर है। और बिहार के पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर हो जाएगा। भारत की जलीय या समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या कितनी है? भारत के वैसे कह रहा है कि भारत के वैसे देश पड़ोसी देश कितने हैं जो कि जलीय और समुद्री सीमा से लगे हैं? तो ये ऐसे 7 देश हैं।
और भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या, भारत के जो पड़ोसी देश है जो कि जल और स्थल दोनों से लगे हैं, तो वो हो जाएगा 3। और कौन कौन है, तो बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेखा कौन सी है, तो सीमा रेखा हो जाएगा रेडक्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 में। भारत एवं चीन के मध्य की रेखा कौन सा है, तो मैकमोहन रेखा है, जिसका निर्धारण हुआ था 1914 में शिमला में। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य वाली रेखा कौन सा हो जाएगा, डुरंड रेखा, जिसका निर्धारण हुआ था 1896 में। वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। भारतीय मानक समय गुजरती है, तो भारतीय मानक समय जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि गुजरती है 5 राज्यों से, और वो राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 5 राज्य हैं जिससे होकर भारत के मानक समय गुजरता है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और ये ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे चलता है। कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका ट्रिक होता है मित्र पे गमछा झार। मित्र पे यानी कि मिजोरम और त्रिपुरा, पर कहेगा तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, गमछा हो जाएगा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झार हो जाएगा झारखंड और राजस्थान। ये ट्रिक है जो कि 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। सबसे अधिक किस राज्य से गुजरती है कर्क रेखा, तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश से गुजरती है, और सबसे कम कहेगा तो राजस्थान से गुजरती है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या कितनी है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या हो जाएगा 5। ये हो जाएगा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ये हो जाएगा भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, और एक हो जाएगा नेपाल और एक हो जाएगा पाकिस्तान। भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है, तो असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है संकोच नदी। भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, तो ये बनाती है काली नदी। भारत एवं म्यांमार को अलग करती है पटकाई की पहाड़ी, भारत को म्यांमार से अलग करती है। 3 ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा त्रिपुरा। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, और भारत के दक्षिण के मुख्य बिंदु कहेगा तो कन्याकुमारी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें है प्रादेशिक विभाजन, विस्तार और लंबाई। जो पंजाब हिमालय है ये कहाँ किसके बीच स्थित है, पंजाब में इसे याद करने के लिए बता रहे हैं। पंजाब में कौन सी नदी बहती है, तो सिंधु और सतलज। तो पंजाब हिमालय जो है सिंधु एवं सतलज के मध्य स्थित है। कुमाऊं हिमालय कहेगा तो ये सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है, और इसको याद कर सकते हैं कास कुमाऊं, का से हो जाएगा काली नदी, से हो जाएगा सतलज नदी, और कुमाऊं हिमालय बीच में स्थित है। तो ये याद कर सकते हैं कास कुमाऊं पंजाब में बहती है सिंधु और सतलज बहती है नदी पंजाब में, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। और कास कुमाऊं से कुमाऊं हिमालय काली और सतलज के बीच स्थित है। नेपाल हिमालय कहेगा ये सबसे लंबा है, जो नेपाल हिमालय है ये सबसे लंबा है, कितना, तो 800 किलोमीटर। नेपाल हिमालय स्थित है काली एवं तीस्ता नदी के मध्य में, और इसको याद कर सकते हैं का, तो आप नेपाल जाइएगा, का तो मतलब काली और तीस्ता। असम हिमालय स्थित है तीस्ता एवं दिहांग के बीच, और इसका ट्रिक है अदिति। अ से हो जाएगा असम, दी से हो जाएगा दिहांग, ती से हो जाएगा तीस्ता। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, आगे हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है, और ये किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है किसको, तो श्रीनगर को लेह से। काराकोरम दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल कहाँ पे स्थित है, ये भी स्थित है जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा कहेगा तो ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जिल दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा हो जाएगा लद्दाख में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है सिपकिला दर्रा कहाँ है, तो यह है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश।
बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा, ये 3 जो दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। मान्ना दर्रा स्थित है, ये भी उत्तराखंड में। नीति दर्रा कहेगा तो ये भी उत्तराखंड में है। लिपुलेख, मान्ना और नीति दर्रा ये उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा नथुला दर्रा, ये सिक्किम में है। और जेलेपला दर्रा कहेगा तो ये भी सिक्किम में है। नथुला और जेलेपला ये सिक्किम में स्थित है। बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यांग्यापा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। और दीफू दर्रा कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश में है। ये जो 3 हो गया, बोमडिला, यांग्यापा और दीफू दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तुजू दर्रा कहेगा तो ये मणिपुर में स्थित है। तिब्बत से शिमला को जोड़ता है, तो तिब्बत से शिमला को जोड़ता है शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। भारत को म्यांमार से जोड़ता है, तो तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। और भारत को म्यांमार से अलग करता है पटकाई की पहाड़ी, जोड़ता है तुजू दर्रा, जो कि मणिपुर में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, तो ये जोड़ता है बुर्जिल दर्रा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है बुर्जिल दर्रा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत के सबसे ऊंचा दर्रा कहेगा तो काराकोरम दर्रा हो जाएगा। और भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, जिसका अन्य नाम K2 भी है, ऊंचाई कहेगा तो 8611 मीटर है। ये काराकोरम दर्रा में ही स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जो कि नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? तो सागर माथा। इसकी ऊंचाई कहेगा तो 8850 मीटर है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कहेगा तो हिमाद्री हो जाएगा, अन्य नाम बृहद हिमालय। और इसी के अंतर्गत कामेट, नामचा बरवा, नंदा देवी, कंचनजंगा इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा हिमालय के नवीनतम भाग कौन सा है? तो शिवालिक हो जाएगा। इसे पाद प्रदेश भी कहते हैं। हिमालय के पाद प्रदेश शिवालिक को ही कहते हैं और ये हिमालय के नवीनतम भाग है। हिमालय उदाहरण है, तो ये नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो गुरु शिखर हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा 1722 मीटर। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, तो विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो ये हो जाएगा अमरकंटक। और अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी और सोन नदी। महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ के सिहवा से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा धूपगढ़ी। दक्कन का पठार स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। धारावाड़ की पठार कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में। दक्कन के जो पठार है महाराष्ट्र में है और धारावाड़ की पठार कहेगा तो कर्नाटक में है। बाबा बुदन और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। जो भारत के सबसे पहले जयमंडल आरक्षित क्षेत्र खोला गया था, ये नीलगिरी पहाड़ी पे खोला गया था 1986 में। आगे बढ़ेंगे, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? तो हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? डोडा बेटा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो अनाईमुद्दी हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुद्दी हो जाएगा और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो डोडा बेटा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा भारत के पूर्वी समुद्री तट एवं उसका विभाजन। भारत के पूर्वी समुद्री तट एवं उसका विभाजन जो कोरोमंडल तट है, ये कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक है। कोरोमंडल तट कहेगा ये कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक है। गोलकुंडा तट कहाँ से कहाँ तक है? तो कृष्णा डेल्टा से लेके गोदावरी डेल्टा तक। गोलकुंडा हो जाएगा गोदावरी डेल्टा से कृष्णा डेल्टा तक। उत्तरी सरकार तट कहेगा तो गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक ये क्या है? तो विकसित है। आगे देखेंगे भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह देखे हैं जो कि भारत के पूर्वी तट पे स्थित है। तो ये जगह पारादीप कहाँ है? तो उड़ीसा में। कोलकाता कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। विशाखापत्तनम हो जाएगा तो ये आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत के पश्चिमी समुद्री तट है उसका विभाजन। जो कोंकण तट है, कोंकण तट, ये गुजरात से गोवा तक विकसित है। केनरा तट कहाँ से कहाँ तक है? तो गोवा से मंगलोर तक।
मालाबार तट कहेगा तो मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। कंडाला बंदरगाह जिसे ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं कहाँ पे है, तो यह है गुजरात में। मरमा गोवा कहाँ पे है, तो मरमा गोवा बंदरगाह गोवा में है। मुंबई बंदरगाह कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। नाहवा सोआ बंदरगाह कहेगा तो ये भी महाराष्ट्र में है। मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में है और कोची बंदरगाह कहेगा तो केरल में है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दक्षिणी अंडमान में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे जो ऊंची चोटी है जिसे सैडल पीक कहते हैं, ये स्थित है उत्तरी अंडमान में। सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है और पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है। सैडल पीक की ऊंचाई कहेगा तो 737 मीटर है। पंबन द्वीप स्थित है तो ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम स्थल कौन सा है, तो ये हो जाएगा देवप्रयाग। इसका ट्रिक हो जाएगा अभादेव। अलकनंदा और भागीरथी के संगम कहाँ पे है, तो देवप्रयाग में। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी को जाना जाता है, तो देवप्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी के नाम हो जाता है गंगा नदी। गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में कहाँ पे प्रवेश करती है, तो ये हरिद्वार के निकट गंगा नदी जो भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो जमुना के नाम से जानते हैं। आगे हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो तिब्बत में जानते हैं सांगपो के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ पे मिलती है, तो देवप्रयाग में मिलती है। ट्रिक हो जाएगा अभादेव। अभादेव इसका ट्रिक हो जाएगा। अ से अलकनंदा, भ से भागीरथी, ये कहाँ पे मिलती है, देवप्रयाग में। अलकनंदा एवं मंदाकिनी कहाँ पे मिलती है, तो रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा एवं मंदाकिनी कहाँ पे मिलती है, तो रुद्रप्रयाग में। इसका ट्रिक हो जाएगा अमरुद्र। अमरुद्र हो जाएगा। अ से अलकनंदा, म से मंदाकिनी और रुद्रप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा एवं पिंडार नदी कहाँ पे मिलती है, तो ये मिलती है कर्णप्रयाग में। पिंडार और कर्ण एक जैसा है तो याद कर लीजिएगा कि अलकनंदा एवं पिंडार कर्णप्रयाग में मिलती है। इसमें एक बात कॉमन है, सब में अलकनंदा जो है सब में कॉमन है। अलकनंदा सब में कॉमन है, बाकी जो दूसरा है अलग अलग है। धौली गंगा एवं अलकनंदा या विष्णु गंगा कहीं कहीं देता है, तो विष्णु गंगा देगा तो ऐसे ही मार दीजिएगा विष्णुप्रयाग। या धौली गंगा एवं अलकनंदा देगा तो विष्णु जी के धोने के लिए किसका प्रयोग करता है, जल का प्रयोग किया जाता है। यानी विष्णु देवता को पूजा करने के लिए पहले आपको इसको क्या करते हैं, नहलाते हैं यानी कि धोते हैं। तो याद रखिएगा कि धौली गंगा एवं अलकनंदा मिलती है कहाँ पे, तो विष्णुप्रयाग में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सी नदी और उसका उद्गम स्थल और उसकी सहायक नदी। जो सिंधु नदी है इसकी उद्गम स्थल हो जाएगा मानसरोवर झील। सिंधु की सहायक नदी कहेगा सतलज हो जाएगा, चिनाब नदी हो जाएगा, रावी नदी हो जाएगा, ब्यास नदी हो जाएगा और झेलम नदी हो जाएगा। सतलज के प्राचीन नाम शतुद्री हो जाएगा, चिनाब के कहेगा तो अस्किनी, रावी का हो जाएगा परुष्णी, ब्यास के बिपाशा, झेलम का हो जाएगा बितस्ता। ये सभी नदी के प्राचीन नाम है। सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम ये किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु के, और ये निकलती है मानसरोवर झील से। गंगा नदी ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ये निकलती है गोमुख हिमानी से, और इसकी सहायक नदी कहेगा तो यमुना हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, बागमती हो जाएगा, रामगंगा हो जाएगा और इत्यादि। यमुना, गंडक, बागमती, रामगंगा ये किसकी सहायक नदी है, तो गंगा का। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। सहायक नदी हो जाएगा चंबल, बेतवा और केन। चंबल, बेतवा और केन ये यमुना नदी की सहायक नदी है। कोसी नदी जो है, कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये गोसाईनाथ चोटी से निकलती है, और इसकी सहायक नदी हो जाएगा लिखू नदी, दूध कोसी नदी, भोट कोसी नदी और यारू नदी। ये किसकी सहायक नदी है, तो कोसी नदी का। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक के पहाड़ी से, और इसकी जो सहायक नदी है हालन नदी, बंजार नदी और तवा नदी ये किसकी सहायक नदी है, तो ये नर्मदा नदी की सहायक है। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर झील से, और इसकी कहेगा सहायक नदियाँ कौन सा है, तो मानस, तीस्ता,
सुबनसिरी, दिबांग और लोहित। लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, तीस्ता और मानस ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ के सिवा के पास से और इसकी सहायक नदी हो जाएगा ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी। कृष्ण नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर की पहाड़ी से और इसकी जो सहायक नदियाँ है ये हो जाएगा पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा और तुंगभद्रा। कृष्णा नदी की सहायक नदी कहेगा तो पंचगंगा हो जाएगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा और तुंगभद्रा ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आगे हो जाएगा गोदावरी नदी और ये निकलती है त्रियंबक की पहाड़ी से। इसकी सहायक नदी हो जाएगा पेनगंगा, मंजीरा, सबरी, वर्धा और प्राणहिता। ये किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से और इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी भवानी नदी, अमरावती नदी और हेमावती नदी। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख जल संधि। प्रमुख जल संधि 8 डिग्री जो चैनल है किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है मालदीव को मिनीकॉय से। 9 डिग्री कहेगा तो ये लक्षद्वीप को मिनीकॉय से जोड़ता है और इसे याद कर सकते हैं ममी लमी याद कर सकते हैं। याद करने के लिए तो ममी हो जाएगा मालदीव से मिनीकॉय, लमी हो जाएगा लक्षद्वीप से मिनीकॉय। 8 डिग्री और 9 डिग्री। 10 डिग्री कहेगा तो लघु अंडमान को कार निकोबार से जोड़ता है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से जोड़ता है। दक्कन पास कहेगा तो लघु अंडमान और 10 से दक्कन पास 10 से दक्षिण अंडमान को जोड़ता है। कोको चैनल किसको जोड़ता है? तो कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को। आगे बढ़ेंगे पाक स्टेट जोड़ता है तमिलनाडु को श्रीलंका से। मन्नार की खाड़ी कहेगा तमिलनाडु को श्रीलंका से। ये दोनों तमिलनाडु को श्रीलंका से। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा भारत की सबसे लंबी भारत की सबसे जो बड़ी तटीय झील है ये हो जाएगा चिल्का झील और ये उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील उड़ीसा झील हो जाएगा और भारत में सबसे खारे पानी की झील कहेगा तो ये भी चिल्का झील हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कहेगा तो चोलामू झील हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भारत में ज्वालामुखी उद्यान द्वारा निर्मित झील कौन सा है? लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील कौन सा है? हुसैन सागर झील। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर में। वेम्बनाड झील कहेगा तो ये केरल में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई कहेगा तो 455 मीटर है। ऊंचाई हो जाएगा 455 मीटर और ये स्थित है कर्नाटक में। ये कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। किस नदी पे? वराही नदी पे। वराही नदी पे स्थित है कुंचिकल जलप्रपात। ऊंचाई हो जाएगा 455 मीटर। कहाँ पे? तो कर्नाटक में और ये भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारचुकी एवं बालमोरी जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो ये भी कर्नाटक में स्थित है। बिहार जलप्रपात स्थित है। बिहार जलप्रपात राजस्थान में स्थित है। बिहार जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। गोकक जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है और दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है और वही कहेगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में और दूध सागर जलप्रपात गोवा में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत के जो जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत के जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है तो ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में जाड़ों के दिन में तमिलनाडु के तटों पर जो वर्षा होती है ये होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से या लौटती मानसून से। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पे पाई जाने वाली मिट्टी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी और इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? तो इसमें
पोटास की मात्रा अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है और ये भारत के सबसे उपजाऊ मिट्टी भी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर। आगे बढ़ेंगे। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पे पाई जाने वाली मिट्टी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी और इसमें अधिक मात्रा में पोटास होता है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है? तो काली मिट्टी के निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टान के टूटने से। इसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एवं आयरन की बहुलता होती है। इसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन बहुत अधिक मात्रा में होता है और इस मिट्टी का काला जो रंग होता है यह टिटेनी फेरिस मैग्नेटाइट के उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी के जो काला रंग होता है टिटेनी फेरिस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का सर्वाधिक जो विस्तार है ये महाराष्ट्र तथा गुजरात तक विकसित है। कपास की खेती के हेतु इस मिट्टी का प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में की जाती है। आगे देखेंगे। किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है? तो लौह ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण। इस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। इस मिट्टी की जो प्रकृति है ये अम्लीय होती है। लाल जो मिट्टी है ये लाल रंग होता है लौह ऑक्साइड के कारण। इस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। इस मिट्टी की प्रकृति जो होता है ये अम्लीय होता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जानते हैं? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को जानते हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जानते हैं? MS स्वामीनाथन को। भारत में कहेगा हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967-68 में। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1960 के आसपास। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जानते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कृषि क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। हरित क्रांति के संबंध कहेगा तो खाद्यान्न उत्पादन से है। नीली क्रांति के संबंध हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। रजत क्रांति के संबंध हो जाएगा अंडा उत्पादन से। लाल क्रांति के संबंध है मांस और टमाटर उत्पादन से। भूरी क्रांति के संबंध कहेगा तो उर्वरक से हो जाएगा। बादामी क्रांति कहेगा तो मसाला उत्पादन से। पीली क्रांति हो जाएगा तेलहन उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। आगे देखेंगे। गोल क्रांति कहेगा तो आलू उत्पादन से है और कृष्ण क्रांति कहेगा तो बायोडीजल उत्पादन से यानी कि पेट्रोलियम उत्पादन से। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, पीली क्रांति कहेगा तो तिलहन उत्पादन से है। बादामी क्रांति हो जाएगा मसाला उत्पादन से। भूरी क्रांति हो जाएगा उर्वरक उत्पादन से। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से। आगे देखेंगे। रजत क्रांति हो जाएगा अंडा उत्पादन से और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। हरित क्रांति कहेगा तो खाद्यान्न उत्पादन से है। आगे बढ़ेंगे। आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? गिरना सिंचाई परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। और वही कहेगा गिरना पहाड़ी कहाँ पे है? गिरना पहाड़ी स्थित है कहाँ पे? तो गुजरात में। गिरना पहाड़ी गुजरात में स्थित है और गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। पंबा सिंचाई परियोजना कहेगा तो ये केरल में है। आगे बढ़ेंगे। आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1983 में। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के गठन 1983 में हुआ था। सरकारी आयोग के गठन भी 1983 में ही हुआ था। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित की गई थी। ये की गई थी कुल्टी, पश्चिम बंगाल। देश में जो पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित की गई थी कुल्टी, पश्चिम बंगाल 1874 में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? 1955 में और ये हुआ था रूस के सहयोग से। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था ये कहीं 1956 और 1953 दोनों देता है और ये हुआ था राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है जर्मनी की सहयोग से। आगे बढ़ेंगे। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुआ था तो ये 1964 में हुआ था रूस के सहयोग से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के गठन कब हुआ था? तो 1974 में।
भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था 1937 में। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1937 में। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है तो मुंबई को जाना जाता है, और भारत के आर्थिक राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है। गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जानते हैं? जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1971 में। एसोसिएट सीमेंट कंपनी यानी कि एसीसी की स्थापना कब हुआ था? 1936 में। एसोसिएट सीमेंट कंपनी की स्थापना 1936। मध्य प्रदेश का नेपा नगर प्रसिद्ध है तो ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब हुआ था? 1951 में। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में हुआ था। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में हुआ था। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1949 में। भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1957 में। और लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949, भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1957 में हुआ था एक्ट 1956 के तहत, और लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये हो जाएगा NH-44। लंबाई हो जाएगा 3745 किलोमीटर। लंबाई कितना है? 3745 किलोमीटर। ये हो जाएगा भारत के सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 का। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो 47 के A हो जाएगा, जिसकी लंबाई है 6 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो 5846 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना का संबंध कहेगा तो सड़क निर्माण से है, और सागरमाला परियोजना के संबंध हो जाएगा बंदरगाह के विकास से। भारतमाला परियोजना के संबंध सड़क निर्माण से, और सागरमाला परियोजना के संबंध कहेगा तो बंदरगाह के विकास से। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो विश्व की जो पहली रेलगाड़ी थी ये 1825 ईस्वी में चलाई गई थी। भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 ईस्वी में। 16 अप्रैल 1853 में भारत की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। मुंबई से ठाणे के बीच दूरी थी 34 किलोमीटर। भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई थी 3 फरवरी 1925 को। भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी तो 1969 में चलाई गई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुआ था 1905 में रेलवे एक्ट 1890 के तहत। रेलवे एक्ट 1890 के तहत भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई। भारतीय रेलवे बोर्ड के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1950 में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924-25 में एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पे, और रेल बजट को पुनः आम बजट में शामिल कर दिया गया 2016-17 में विवेक देवराय समिति की सिफारिश पे। कलकत्ता मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई? 24 अक्टूबर 1984 में। दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 2002 में। कोलकाता मेट्रो 1984, दिल्ली मेट्रो 2002। स्वतंत्र भारत के पहला मोनो रेल चलाया गया था तो मुंबई में चलाया गया था 2014 में। भारत के पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया तो भारत के पहला रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में खोला गया है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो जाएगा, जो कि मुंबई में स्थित है। भारत के सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कहेगा तो चेन्नई हो जाएगा, और भारत के ज्वारीय बंदरगाह कंडाला बंदरगाह है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय जल मार्ग यानी कि NW1। NW1 ये भारत के सबसे लंबी राष्ट्रीय जल मार्ग है, जो कि जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। ये गुजरती है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच।
दूसरी गुजरती है सादिया से धुबरी के बीच, तीसरी हो जाएगा कोलम से कोटापुरम, चौथी हो जाएगा काकीनाड़ा से मरकानम, और पांचवी हो जाएगा तलचर से घमरा, और छठी हो जाएगा लखीपुर से भांगा। ये पहला जो है 1600 सबसे लंबी, ये सबसे लंबी है जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच गुजरती है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भारत की प्रमुख नदियाँ एवं लंबाई के अनुसार उसका क्रम। भारत की सबसे लंबी नदी कहेगा तो गंगा नदी हो जाएगा, लंबाई है 2525 किलोमीटर। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगा 1465 किलोमीटर, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी दूसरी सबसे लंबी हो जाएगा कृष्णा नदी, इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई हो जाएगा 1312 किलोमीटर, नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। महानदी को हो जाएगा 851 किलोमीटर। आगे देखेंगे कावेरी के कहेगा तो कावेरी की लंबाई हो जाएगा 800 किलोमीटर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी देखेंगे। जो मौना लोआ ज्वालामुखी है ये कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप अमेरिका में। कियालू ज्वालामुखी कहेगा तो ये भी हवाई द्वीप में स्थित है अमेरिका में। मौना लोआ ये सक्रिय ज्वालामुखी है, और कियालू, मौना लोआ और कियालू ये हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी अमेरिका में है, और माउंट सस्ता ज्वालामुखी अमेरिका में है। ये दोनों कहेगा तो माउंट सेंट हेलेंस और माउंट सस्ता ये भी अमेरिका में है, और मैना लोआ और कियालू हवाई द्वीप पे अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा माउंट एटना ज्वालामुखी ये इटली में स्थित है। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में ही स्थित है। ओजेस डेल सालाडो ज्वालामुखी चिली एवं अर्जेंटीना के मध्य स्थित है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में है। माउंट मेरापी कहेगा तो इंडोनेशिया में है, और क्राकटाओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, और किलिमांजारो ज्वालामुखी तंजानिया में है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कह रहा है कि किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी के भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है, जो कि बंगाल के खाड़ी में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, बंगाल के खाड़ी में स्थित है। ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है? तो ये निकलता है जलवाष्प। ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलती है? तो जलवाष्प निकलती है। आगे देखेंगे विश्व की प्रमुख घाटियाँ देखेंगे, घाटी हो जाएगा और संबंधित देश। हम्बर घाटी कहाँ पे स्थित है? तो ये कनाडा में स्थित है। मृतक घाटी कहेगा तो ये स्थित है कैलिफोर्निया में। लायर घाटी कहाँ पे स्थित है? तो ये फ्रांस में स्थित है। पो घाटी कहेगा तो ये इटली में है, और पंचशील घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। पंचशील घाटी अफगानिस्तान में है। आगे देखेंगे चितवन घाटी कहाँ पे है? तो ये नेपाल में है। टेलर घाटी कहाँ पे है? तो अंटार्कटिका में है। और भारत की प्रमुख घाटियाँ देखते हैं। मरखा घाटी स्थित है लद्दाख में। पिन घाटी कहाँ पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। पिन घाटी हिमाचल प्रदेश में है। सांगला घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में। नेलांग घाटी उत्तराखंड में है, और जुक्कू घाटी स्थित है नागालैंड में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी, जिसे जायरे नदी भी कहते हैं। कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये हो जाएगा माही नदी। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। भूमध्य रेखा को कहेगा तो कांगो या जायरे नदी, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान देखेंगे। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो जाएगा सवाना, जो कि अफ्रीका में स्थित है। कंपोज, जो कि ब्राज़ील में स्थित है। और लानोस, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। ये तीनों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखेंगे। प्रेरी स्थित है अमेरिका और कनाडा के बीच। पम्पास कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। और एक आता है हंगरी, जो घास स्थल है ये पुस्ताज, हंगरी के घास स्थल कहेगा तो पुस्ताज हो जाएगा।
पूछताछ जो घास स्थल है हंगरी में स्थित है और कैंटरबरी स्थित है न्यूजीलैंड में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराएं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन अनुसार दे देता है। प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराएं देखेंगे, इधर है ठंडी जलधारा और इधर है गर्म जलधारा। हम्बोल्ट जो जलधारा है ये ठंडी है, ये सभी चारों जो है प्रशांत महासागर के हैं। हम्बोल्ट जो है ठंडी हो जाएगा, कैलिफोर्निया ये भी ठंडी हो जाएगा, किवराइल ये भी ठंडी हो जाएगा और अंटार्कटिका ये भी ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, किवराइल जलधारा और अंटार्कटिका जलधारा ये प्रशांत महासागर के ठंडी जलधाराएं हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ी महासागर है। और इसकी जो गर्म जलधारा ये देखते हैं, क्यूरोसिया जलधारा, अलास्का जलधारा और सुसीम जलधारा और एल नीनो जलधारा। इसको याद कर सकते हैं, जिसके अंत में जिसमें स लगा हो वो गर्म हो जाएगा प्रशांत महासागर के। जैसे क्यूरोसियो इसमें आ जाता है स, क्यूरोसियो जलधारा, अलास्का और सुसीम ये तीनों जो है, ये तीनों इसमें अंत में स आता है तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा। ऐसे याद करने के लिए जैसे आप याद कर सकते हैं ट्रिक बना के, क्यूरेसिया हो जाएगा, अलास्का हो जाएगा, सुसीम हो जाएगा और एल नीनो ये गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की। आगे बढ़ते हैं। अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधारा है, इधर ठंडी है और इधर गर्म है, देखते हैं। लेब्राडोर जलधारा ये ठंडी जलधारा है अटलांटिक महासागर की। वेनेजुएला भी कहेगा तो ये भी ठंडी है, कनारी कहेगा तो ये भी ठंडी है और फॉकलैंड ये सभी चारों जो है अटलांटिक महासागर के ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर, वेनेजुएला, कनारी और फॉकलैंड। अब देखते हैं गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा, ये तो गर्म से गल्फ हो जाएगा तो याद कर लीजिएगा। ब्राज़ील जलधारा ये भी गर्म है। इरमिंजर जलधारा ये भी गर्म है और उत्तरी विषुवतीय रेखा जलधारा ये भी अटलांटिक महासागर के गर्म जलधारा है। अटलांटिक महासागर के गर्म जलधारा देखेंगे, गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, इरमिंजर हो जाएगा और उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा ये सभी क्या है तो ये गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर का। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख जलडमरू माध्य। बेरिंग जो जलडमरू माध्य ये किससे संबंधित सागर है? जो बेरिंग जलडमरू माध्य ये स्थित है आर्कटिक महासागर एवं बेरिंग सागर के बीच। जिब्राल्टर कहाँ से कहाँ तक है तो भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर तक। डोबर कहेगा तो उत्तरी सागर से अटलांटिक तक। मलाक्का हो जाएगा जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी तक। फ्लोरिडा हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक तक। और पाक हो जाएगा बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर तक। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, मेडागास्कर द्वीप एवं डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है तो ये हिंद महासागर में है और हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा मेडागास्कर एवं डियागो गार्सिया ये हिंद महासागर में स्थित है। बरमुंडा ट्रायंगल स्थित है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे महाद्वीप के बारे में। पहले देखेंगे एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बारे में देखेंगे तो विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को मानव का घर के उपनाम से जानते हैं। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। विश्व के सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है तो अरब प्रायद्वीप है। विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया हो जाएगा और विश्व के सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा हो जाएगा अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है तो स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। विश्व के सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है तो ये हो जाएगा तिब्बत का पठार। विश्व के सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है कजाकिस्तान हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश हो जाएगा कजाकिस्तान। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगा नील नदी। विश्व की सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है तो मरियाना गर्त हो जाएगा जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे गहरा झील कौन सा है तो बैकाल झील जो कि रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो कैस्पियन सागर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समानांतर है तो ये बेरिंग जल संधि के समानांतर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं और ये समानांतर है बेरिंग जल संधि का।
स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? तो म्यांमार आता है, लाओस आता है और थाईलैंड आता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है तो ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो ये हो जाएगा विक्टोरिया झील। बुशमैन, पिग्मी ये जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। बुशमैन जनजाति और पिग्मी जनजाति ये अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ पे स्थित है? किम्बरले और ये दक्षिण अफ्रीका में है। स्टेनली जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये कांगो नदी पे स्थित है और बयोम जलप्रपात भी कांगो नदी पे स्थित है। स्टेनली जलप्रपात और बयोम जलप्रपात ये कांगो नदी पे स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात ये जाम्बेजी नदी पे स्थित है और करीबा बांध भी जाम्बेजी नदी पर ही स्थित है। आगे बढ़ेंगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं इथोपिया को, सोमालिया को और जिबूती को। इथोपिया, सोमालिया और जिबूती को जानते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। आगे हो जाएगा, आगे देखेंगे उत्तरी अमेरिका। विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को विश्व की नई दुनिया के नाम से जानते हैं। और दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है इसे पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है तो ये अमेरिका एवं कनाडा के मध्य स्थित है। अमेरिका एवं कनाडा के मध्य नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। विश्व के सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो न्यूयॉर्क ये विश्व के सबसे बड़ा बंदरगाह है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहेगा तो सुपीरियर झील हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील हो जाएगा सुपीरियर झील। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।